नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं जनपद दर्शन, जिसमें हम आपको प्रत्येक जनपद के बारे में डिटेल्स यहाँ पे मैप के माध्यम से एक एक चीज़ यहाँ पे समझाने वाले हैं। उसके पर्यटक स्थलों के बारे में, उस जनपद के इतिहास के बारे में, उसके भूगोल के बारे में और वहाँ पे जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उस जनपद से संबंधित, उसकी नदियों के बारे में, कुंडों के बारे में, कुल मिला के अब यहाँ पे जनपद वाइज जिले के अनुसार यहाँ पे आपको प्रत्येक चीज़ मैप के माध्यम से समझाई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे टिहरी जनपद से। आज हम आपको यहाँ पे टिहरी जनपद के इतिहास और यहाँ के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, प्रमुख मंदिर और प्रमुख पर्यटक स्थल, उनके बारे में मैप के माध्यम से हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो ये है यहाँ पे टिहरी मैप और शुरुआत करते हैं हम आज टिहरी जनपद से। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो ये है यहाँ पे टिहरी जनपद का मैप और मैप के माध्यम से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ पूरी डिटेल्स इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में और यहाँ पे जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं। आज की वीडियो में हम इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, पहले ये मैप देख लो, आप एक बार समझ लो इस मैप को। टिहरी जनपद का ये मैप है और इसके पूर्व में ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया यहाँ और ये हो गया दक्षिण। तो पूर्व में आप देख सकते हो कौन सा जनपद है, रुद्रप्रयाग जनपद है टिहरी जनपद के, ठीक है। और रुद्रप्रयाग जनपद की जो स्थापना हुई थी 1997 में। 1997 में रुद्रप्रयाग जनपद, इससे पहले ये टिहरी जनपद का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1997 में रुद्रप्रयाग जनपद टिहरी जनपद से अलग हुआ। इसके पश्चिम में देखो देहरादून है, इसके उत्तर में कौन है, उत्तरकाशी है। उत्तर से आप लगा सकते हो उत्तर में कौन है, उत्तरकाशी है। और उत्तरकाशी जो कि 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद से अलग हुआ था। पहले ये भी उत्तरकाशी भी पहले टिहरी जनपद में हुआ करता, लेकिन 1960 को, कब, 24 फरवरी 1960 को टिहरी से एक अलग जनपद बनाया गया, उत्तरकाशी को। और इसके दक्षिण में कौन है, तो पौड़ी जनपद है इसके दक्षिण में। तो कुल मिला के टोटल 4 जनपदों से घिरा हुआ है टिहरी जनपद। तो टिहरी जनपद कितने जनपदों से घिरा हुआ है, 4 जनपदों से। सेंटर में आप लगा सकते हो टिहरी जनपद सेंटर में है और ये किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता, सिर्फ 4 जनपदों से ये सीमा बनाता है, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून और उत्तरकाशी। अब इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। टिहरी की स्थापना हुई थी यहाँ पे 28 दिसंबर 1815 को। वैसे आपको परीक्षावाणी में 30 दिसंबर और कुछ अन्य जगहों पे 30 दिसंबर भी देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। लेकिन यशवंत कटोच जी ने यहाँ पे प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने 28 दिसंबर 1815 बताया है। तो अगर एग्जाम में 28 दिसंबर ना होकर 30 दिसंबर पूछा जाता है, तब आपको 30 दिसंबर करना है। तो दोनों आपको नोट करने हैं। तो 28 दिसंबर 1815 को पंवार वंश के 55वें राजा थे सुदर्शन शाह। इन्होंने 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी में, जहाँ पे गणेश प्रयाग था, भिलंगना और भागीरथी का संगम होता था वहाँ पे, अब तो वो टिहरी डैम में डूब चुका है। मैंने आपको टिहरी डैम वाली वीडियो में भी बताया था। तो वहाँ पे इन्होंने टिहरी रियासत की नींव रखी। उससे पहले टिहरी, मतलब जो पंवार वंश की राजधानी हुआ करती, वो हुआ करती श्रीनगर। उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया और गोरखाओं को किसने भगाया, अंग्रेजों ने। वो मैंने आपको इतिहास में बता रखा पूरा, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक इतिहास वाली सीरीज़ नहीं देखी हमारी, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी और टिहरी की स्थापना की। उसके बाद यहाँ पे इनके बाद आए सुदर्शन शाह के बाद आए यहाँ पे भवानी शाह और भवानी शाह के बाद आए यहाँ पे प्रताप शाह। प्रताप शाह ने 1870 में इन्होंने क्या किया, प्रतापनगर की नींव रखी। प्रतापनगर मैप में आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है आपका पुरानी टिहरी था। यहाँ पे तो सुदर्शन शाह की राजधानी थी। उसके बाद इनके पुत्र हुए भवानी शाह और उनके बाद जो राजा बने प्रताप शाह, उन्होंने यहाँ से राजधानी स्थानांतरित की, प्रतापनगर की इन्होंने स्थापना की और यहाँ अपनी क्या बनाई, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई प्रतापनगर में। मतलब मुख्य राजधानी तो पुरानी टिहरी ही रही, लेकिन इन्होंने एक नए नगर की स्थापना की प्रतापनगर में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रताप शाह ने 1877 में, कब किया, 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के बाद जो राजा हुए वो हुए कीर्ति शाह, और कीर्ति शाह ने कौन से नगर की स्थापना की, कीर्तिनगर की स्थापना की। जब आप श्रीनगर जाते होंगे तो बीच में कीर्तिनगर आता है और कीर्तिनगर टिहरी में पड़ता है, फिर श्रीनगर वहाँ पे वो पौड़ी में आता है, ठीक है। तो अलकनंदा के किनारे ही बसा हुआ है यहाँ पे कीर्तिनगर। तो ये है यहाँ पे कीर्तिनगर और इधर आप श्रीनगर देख सकते हो, ये पौड़ी का क्षेत्र है, ये पूरा पौड़ी का क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक। और ये है आपका कीर्तिनगर। तो यहाँ पे कीर्तिनगर जिसकी स्थापना किसने की, कीर्ति शाह ने की थी। अब देखो यहाँ पे कीर्ति शाह के समय एक प्रमुख यहाँ पे
स्वामी थे, स्वामी रामतीर्थ, आपने सुना होगा काफ़ी। तो उनको 1902 में कीर्तिसा ने जापान में गए थे, वो सर्वधर्म सम्मेलन में, सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे स्वामी रामतीर्थ। और देखो मैं स्वामी रामतीर्थ के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो टिहरी डैम है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर है। स्वामी रामतीर्थ के नाम से ही टिहरी डैम का नाम पड़ा था, स्वामी रामतीर्थ सागर। वैसे मैंने आपको टिहरी डैम वाले वीडियो में इसमें इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पे इनका मतलब इनके नाम से टिहरी डैम का नाम क्यों पड़ा स्वामी रामतीर्थ सागर, क्योंकि इन्होंने गणेश प्रयाग में समाधि ली थी, गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन। तो टिहरी डैम का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे गणेश प्रयाग में स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में समाधि ली थी। गणेश प्रयाग में वहाँ पे भागीरथी नदी और भागीरथी और भिलंगना का वहाँ पे संगम होता है, तो उसी के संगम स्थल पर यानी गणेश प्रयाग में स्वामी रामतीर्थ जी ने वहाँ पे समाधि ली थी। अब देखो यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ के नाम से टिहरी में ही HNB यूनिवर्सिटी के बारे में आपने तो सुना होगा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। इसका एक मुख्य कैंपस है टिहरी में, टिहरी के बादशाही थोल में, तो उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ कैंपस, यानी स्वामी रामतीर्थ कैंपस बादशाही थोल, SRT कैंपस उसको बोलते हैं, स्वामी रामतीर्थ कैंपस। तो वो इन्हीं के नाम पे है। तो इनके नाम पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो टिहरी कैंपस है, SRT कैंपस यानी स्वामी रामतीर्थ कैंपस, जो कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक प्रमुख कैंपस है, और दूसरा यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ सागर यानी टिहरी डैम। तो स्वामी रामतीर्थ के बारे में ये दो चीज़ें आपको नोट करनी है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी डीपली अब पूछा जाता है, तो इसलिए आपको हर चीज़ यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद कीर्ति शाह के बाद, क्योंकि कीर्ति शाह के समय ही आए वहाँ पे स्वामी रामतीर्थ, और उसके बाद नरेंद्र शाह। कीर्ति शाह के बाद कौन हुए राजा, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ने 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की, और जो कि जब आप टिहरी से ऋषिकेश जाते हो तो बीच में नरेंद्र नगर ही आता है, और 1925 में इन्होंने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाया था। और नरेंद्र शाह के बाद आए यहाँ पे मानवेंद्र शाह, और मानवेंद्र शाह के ही समय यहाँ पे क्या हुआ था, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय हो गया था भारत में, उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में। उसके बाद 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद से उत्तरकाशी जनपद को अलग किया गया, और 16 सितंबर 1997 को टिहरी जनपद से फिर रुद्रप्रयाग जिले को भी अलग कर दिया गया। तो मतलब 2 बार यहाँ पे विभाजन हुआ टिहरी का, एक बार 1960 में उत्तरकाशी के रूप में, और एक बार 1997 में यहाँ पे रुद्रप्रयाग के रूप में। तो ये तो इतिहास के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि टिहरी का इतिहास कैसा कैसा रहा। दोस्तों अब बात करते हैं टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिरों और प्रमुख पर्यटक स्थलों के। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे मैंने कौन से पर्यटक स्थल कहाँ कहाँ पे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है प्रत्येक के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टिहरी का प्रमुख पर्यटक स्थल है देवप्रयाग, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो देवप्रयाग में आप जानते होंगे कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है। भागीरथी जिसको सास कहा जाता है, और अलकनंदा जिसको बहू कहा जाता है, ये मैं आपको नदी सिस्टम में पूरा बता चुका हूँ। अब देखो गंगा नदी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ऊपर उत्तरकाशी से, यहाँ से, ठीक है, और ये आ रही है यहाँ पे टिहरी डैम से होते हुए देवप्रयाग पहुँच जाती है, और इधर अलकनंदा श्रीनगर से होते हुए, श्रीनगर और चौरास उधर हो गया, तो इधर से आती है। कुल मिला के ये पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए और पहुँच जाती है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग कहाँ स्थित है, टिहरी में स्थित है, और देवप्रयाग में ही होता है मतलब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है आपका देवप्रयाग में। अब देखो देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग के रूप में भी या इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको नोट करना है। और देवप्रयाग का नाम यहाँ पे देवप्रयाग क्यों पड़ा, क्योंकि माना जाता है यहाँ पे कि सतयुग में एक यहाँ पे ऋषि हुआ करते थे, देव शर्मा ऋषि। कौन ऋषि, देव शर्मा। देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थान पर यानी देवप्रयाग में तपस्या की थी, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, देवप्रयाग पड़ा। देव शर्मा ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, देवप्रयाग पड़ा। ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब देखो देवप्रयाग में कुछ प्रमुख मंदिर है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे है रघुनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर यहाँ पे, रघुनाथ मंदिर है। ये मंदिर भी आपका देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग यानी अगर जनपद का पूछा गया तो टिहरी जनपद में स्थित है, और टिहरी जनपद में रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका देवप्रयाग में स्थित है। और माना जाता है यहाँ पे जो रघुनाथ मंदिर है, यहाँ पे भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। एक दूसरा मंदिर है देवप्रयाग में ही, वो है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो जनपद में पूछा गया तो टिहरी जनपद में, और कौन से स्थान पर है तो देवप्रयाग में। अब देखो इस मंदिर की स्थापना मानी जाती है कि ये 6वीं और 7वीं शताब्दी
से पूर्व का मंदिर है। 6वीं और 7वीं शताब्दी में लगभग इसकी स्थापना हुई थी। और 1968 में यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर में स्थित लेखों का अध्ययन भी किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको लेख मिल जाएंगे, तो उनका अध्ययन भी किया गया है यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। और इन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ की जो लेख है, यहाँ की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में वो लेख लिखे गए हैं। तो देवप्रयाग के बारे में आपको 3 चीज़ें विशेषकर नोट करनी है। एक तो यहाँ पे संगम स्थल है, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का पंच प्रयागों में से ये एक प्रमुख प्रयाग है। दूसरी चीज़ आपको क्या नोट करनी है, यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है। और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या नोट करनी है, यहाँ पे है पलेठी का सूर्य मंदिर। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। उसके बाद देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए अगर हम जाएँ तो इधर देखो, इधर यहाँ पे मुनि की रेती यहाँ पे है। इधर है स्वर्गाश्रम, ठीक है। स्वर्गाश्रम आता है पौड़ी में, जबकि मुनि की रेती आती है टिहरी में। तो मुनि की रेती ये भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, ये ऋषिकेश में है, ठीक है। इधर हो गया मतलब कुछ हिस्सा इधर का ऋषिकेश का, ये टिहरी में आता है, जबकि कुछ हिस्सा कहाँ आता है, देहरादून में आता है। तो इधर ये देहरादून जनपद है, इधर टिहरी जनपद में हो गया। तो मुनि की रेती जो आता है वो आपका ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वो ऋषिकेश क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। तो ये है यहाँ पे मुनि की रेती, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यहीं पे आजकल फिलहाल कुछ दिनों पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स वाली वीडियो में बताया था, जानकी सेतु पुल का निर्माण हुआ था। मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम के बीच यहाँ पे जानकी सेतु पुल का निर्माण हो रखा है। और ये किस नदी पर है, तो ये है आपका गंगा नदी पर। क्यों, अब देखो यहाँ से भागीरथी आ रही है, यहाँ से अलकनंदा आ रही है, देवप्रयाग में इनका संगम हो रहा है, फिर ये गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ रही है। और टिहरी, ये पौड़ी है, तो टिहरी और पौड़ी की सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है आपकी ऋषिकेश में। तो कुल मिला के कौन सी नदी पर है, ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी पर बना हुआ है जानकी सेतु पुल, जो कि मुनि की रेती जो कि टिहरी में है, और यहाँ पे स्वर्गाश्रम। तो स्वर्गाश्रम और मुनि की रेती के बीच बना हुआ है यहाँ पे जानकी सेतु पुल, जिसकी लंबाई है 346 मीटर। मैंने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में ये भी आपको बता रखा है, 346 मीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्घाटन कब हुआ, 20 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जानकी सेतु पुल का उद्घाटन किया था, जिसकी टोटल लंबाई है 346 मीटर। मुनि की रेती के निकट ही एक अन्य पर्यटक स्थल भी है, तपोवन। कौन सा स्थल है, तपोवन, जहाँ पे लक्ष्मण झूला पुल भी बना हुआ है। तो आप ऋषिकेश जब गए होंगे तो वहाँ पे आप गए होंगे लक्ष्मण झूला पुल पे। और यहाँ पे ये जो लक्ष्मण झूला पुल है किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर ही बना हुआ है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि लक्ष्मण झूला पुल कहाँ स्थित है, तो तपोवन में स्थित है, मुनि की रेती के निकट ऋषिकेश में, ठीक है। ये ऋषिकेश के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए मैं मैप के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको सीधे PDF के माध्यम से भी मैं आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मैप के माध्यम से आपको ये समझ में आ सकेगा कि मतलब वो ऋषिकेश में कहाँ पर है, या कौन सा जो मैं पर्यटक स्थल बता रहा हूँ वो कहाँ पे स्थित है। तो अब आपको मैप के माध्यम से अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आपको एक एक चीज़ नोट में यहाँ पे करते रहनी है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम आगे इधर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है, देखो ये मसूरी है, ठीक है। देहरादून के अंतर्गत आता है मसूरी क्षेत्र, और इस क्षेत्र को भी हम लगभग मसूरी कहते हैं, ठीक है। और टिहरी के मसूरी क्षेत्र में देखो एक मसूरी आ रहा है देहरादून के क्षेत्र में, और कुछ मसूरी का हिस्सा कहाँ आ रहा है, टिहरी जनपद में भी आ रहा है। तो यहीं पे आपका केम्प्टी फॉल जलप्रपात, मैंने आपको जलप्रपात वाली वीडियो में बताया था कि टिहरी जनपद में एक प्रमुख जलप्रपात है केम्प्टी फॉल जलप्रपात, जो कि मसूरी में है, लेकिन कौन से मसूरी में, जो टिहरी जनपद के क्षेत्र में आ रहा है। तो ये है मसूरी के बिल्कुल निकट में, इसलिए इस क्षेत्र को भी मसूरी, क्योंकि मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, ये मसूरी में स्थित है आपका केम्प्टी फॉल जलप्रपात। उसके अगर ऊपर बढ़े तो यहाँ पे नाग टिब्बा इधर, ठीक है, उत्तरकाशी के नज़दीक ही है लगभग। तो नाग टिब्बा एक काफ़ी प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नाग टिब्बा कौन से जनपद में है, तो नाग टिब्बा कौन से जनपद में, आपका टिहरी जनपद में है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अब हम बात करते हैं यहाँ पे चंबा की। देखो चंबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक तो चंबा टनल का हाल ही में निर्माण हुआ है। और मैं आपको चंबा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर टिहरी जनपद का कोई सेंटर पॉइंट है तो वो चंबा ही है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मतलब सभी सड़कें यहीं पे मिलती हैं। आप मसूरी से जाओ, देखो ये आ रही है मसूरी की रोड, ठीक है, ये मसूरी की रोड आ रही है, तो ये आ रही है चंबा। ऋषिकेश से आप जाओगे तो चंबा में आपको जाना पड़ेगा। आप मुखेम लमगांव से आओगे यानी प्रतापनगर से, तो चंबा में रोड मिल जाएगी। आप नई टिहरी से आओगे
ये टिहरी डैम है, ये तो ऋषिकेश की वहाँ से श्रीनगर से आ रही है, ठीक है, कीर्तिनगर से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए, कीर्तिनगर से होते हुए ये आ रही है चंबा। टिहरी जनपद में जाना है तो चंबा। तो कुल मिला के चंबा में एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और इसी ट्रैफिक के कारण यहाँ पे क्या बनाया गया है, हाँ वो एक उत्तरकाशी का तो मैंने बताया नहीं, उत्तरकाशी से भी आती है यहाँ पे रोड, ठीक है, इधर से होते हुए आती हो कहीं से। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या किया सरकार ने हाल ही में, एक टनल का निर्माण किया है जिसका नाम है चंबा टनल। इसकी जो टोटल लंबाई है 440 मीटर इसकी टोटल लंबाई है, और इसका उद्घाटन 26 मई 2020 को नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने 26 मई 2020 को चंबा टनल का उद्घाटन किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। वैसे मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स वाली वीडियो में इसके बारे में, यानी चंबा टनल के बारे में बता रखा है, और इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी एक बना रखी है। तो ऊपर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में चंबा टनल बाय जरधारी क्लासेस, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। और ये किस मार्ग पे बना हुआ है, ऋषिकेश धरासू मार्ग पर, ठीक है, NH94। कौन से राजमार्ग पर ये बना हुआ है, NH94 राजमार्ग पर ये बना हुआ है, जो कि ऋषिकेश धरासू, यानी ऋषिकेश से वो आता है उत्तरकाशी जाता है वो मार्ग। तो अब सीधे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी जिनको सीधे डायरेक्ट ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाना होगा, तो वो इस टनल से होकर गुजरेंगी, ठीक है। और इसका निर्माण किया है BRO कंपनी ने। तो काफ़ी मैं आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, नोट करनी है। अब देखो सड़कों के बारे में जो मैंने आपको बताया था, वैसे मैं अभी आगे प्रत्येक यहाँ पे सड़क के बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे सिर्फ पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सड़कें आपको समझ में आगे होगी चंबा से कहाँ कहाँ जा रही है। यहाँ से मसूरी आपको जाना है, चंबा से ही आप ऋषिकेश जाते हो नरेंद्रनगर होते हुए, चंबा से आप टिहरी डैम के ऊपर से जाते हो कीर्तिनगर और श्रीनगर, और चंबा से आप यहाँ से जाते हो प्रतापनगर, लमगांव, और चंबा से ही जाती है रोड टिहरी जनपद में, और यहीं से उत्तरकाशी भी जाती है, जिस पर टनल बनी हुई है चंबा के नीचे, यानी जो चंबा का मार्केट है उसके नीचे ये टनल बनी हुई है। अब देखो चंबा के बारे में एक और चीज़ है, यहाँ पे गब्बर सिंह नेगी का एक गांव है। गब्बर सिंह नेगी के बारे में आपने सुना होगा, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हो चुके हैं गब्बर सिंह नेगी, और इनकी जन्मस्थली कहाँ है, चंबा में ही है। और चंबा में यहाँ पे मुख्य मार्केट में यहाँ पे गब्बर सिंह नेगी स्मारक भी देखने को मिलेगा आपको जब आप कभी चंबा जाओगे। उसके बाद यहाँ पे चंबा के निकट ही जोल गांव है। श्रीदेव सुमन के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, तो श्रीदेव सुमन का जो गांव है वो है जोल गांव, जो कि चंबा के निकट ही स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको चंबा के बारे में नोट करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंबा से अब आगे जाओगे तो यहाँ पे है कानाताल। कानाताल एक गाँव है यहाँ पे, और उसके आगे यहाँ पे सुरकंडा देवी मंदिर है। ये है यहाँ पे सुरकंडा देवी मंदिर, ठीक है। तो सुरकंडा देवी मंदिर काफ़ी फेमस है यहाँ पे, चंबा से लगभग 8 किलोमीटर दूर। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुरकंडा देवी मंदिर कौन से जनपद में है, तो टिहरी जनपद में है, जो कि चंबा से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और ये कौन से पर्वत में है, तो सुरकूट पर्वत। कौन से पर्वत में है ये, सुरकूट पर्वत या सुरकंडा पर्वत भी इसको कहा जाता है। अब देखो ये कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सुरकंडा पर्वत कौन सी श्रेणी में है, या चंद्रबदनी मंदिर कौन सी श्रेणी में है, कौन सी पर्वत श्रेणी में है। तो वो मैंने आपको जो मैंने जियोग्राफी वाली वीडियो बना रखी है, तो उस पर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में आप जाके, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको समझा रखा है। उसके बाद ये है यहाँ पे ये चंबा मसूरी मार्ग है, ठीक है। मसूरी अगर आपको जाना है तो चंबा से होते हुए यहाँ जाते हैं। तो चंबा और मसूरी मार्ग में एक और अन्य पर्यटक स्थल आता है धनोल्टी। कौन सा पर्यटक स्थल, धनोल्टी। तो धनोल्टी कहाँ स्थित है, चंबा और मसूरी मार्ग पर स्थित है, टिहरी जनपद में धनोल्टी, जो कि एक मुख्य पर्यटक स्थल है टिहरी जनपद का। उसके बाद यहाँ पे चंबा से अगर इधर आप जाते हो तो यहाँ पे आता है प्रतापनगर। प्रतापनगर की स्थापना 1877 में मैंने आपको बता दिया था किसने की है, प्रताप शाह ने। और प्रतापनगर का मुख्य मार्केट यहाँ पे लमगांव है, और लमगांव से जब आप आगे जाते हो तो मुखीम। यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेम नागराजा मंदिर कौन से जनपद में स्थित है, या सेम मुखीम का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पे नागराजा देवता का मंदिर है, सेम मुखीम नागराजा मंदिर, मुखीम गांव में। मुखीम गांव से लगभग कुछ दूरी पर स्थित है, पहाड़ पे, एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है ये सेम मुखीम नागराजा मंदिर, ठीक है। तो ये कौन सी जनपद में है, टिहरी जनपद के प्रतापनगर ब्लॉक के मुखीम गांव में स्थित है सेम नागराजा मंदिर, जो कि नागराजा भगवान को समर्पित है। इसके बारे में मैंने सेम नागराजा पे एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में अगर आपको अधिक जानकारी उसके बारे में लेनी है। और यहीं से मतलब इसी रूट से लमगांव से आगे होते हुए उत्तरकाशी भी जाती है। चंबा से जब आप लमगांव जाते हो और वहीं से एक रोड यहाँ मुखीम के लिए जाती है, एक जाती है उत्तरकाशी के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे आपको समझना है मैप के माध्यम से। अब यहाँ पे जो मुखीम में सेम नागराजा मंदिर है, यहाँ पे ये
नागराजा मतलब भगवान श्री कृष्ण का, वैसे ये मतलब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे नागराजा स्वरूप में रहते हैं। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है वहाँ पे अगर नागराजा का ऑप्शन नहीं मिलता है तब श्री कृष्ण आपको करना है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ही वहाँ पे नागराजा के रूप में विराजमान रहते हैं। वैसे वो नागराजा भगवान का मंदिर है। और इस स्थान पर रमोलीगढ़ के एक वहाँ पे गणपति थे गंगू रमोला, तो इनका यहाँ पे पहले शासन हुआ करता। ये इस गढ़ के क्या थे, गणपति थे रमोलीगढ़ के। और गंगू रमोला के दो पुत्र थे, सिद्धवा और विधवा। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि सिद्धवा और विधवा का संबंध किससे है। तो सिद्धवा और विधवा इनके दो पुत्र थे, उत्तरकाशी जनपद में काफ़ी माना जाता है इनको, तो ये भी आपको नोट करना है। तो वैसे मैंने इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अलग से वीडियो बना रखी है सेमुखियम नागराजा मंदिर पे, तो अगर आप वो देखनी है तो उसको भी आप देख सकते हो। वैसे मैंने जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर आगे बढ़े यहाँ पे तो यहाँ पे टिहरी डैम है, इसके बारे में अभी मैं आगे बढ़ाऊँगा। आज मैं सिर्फ यहाँ पे पर्यटक स्थलों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इधर के तो लगभग सभी पर्यटक स्थल हो गए, ठीक है। नागटिब्बा हो गया, नरेंद्र नगर हो गया, मुनि की रेती। अब बात करते हैं इधर के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे घनसाली की बात करें यहाँ पे, तो घनसाली में संगम होता है। देखो यहाँ से आ रही है भिलंगना आ रही है, ठीक है। भिलंगना कौन से ग्लेशियर से आती है, खतलिंग ग्लेशियर से आती है। खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में और टिहरी जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे इधर से फैला हुआ है, इतना आप मान सकते हो। ये खतलिंग ग्लेशियर, ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये टिहरी जनपद हो गया। तो खतलिंग ग्लेशियर से उद्गम स्थल है भिलंगना का। भिलंगना आती है और वो पहुँचती है आपकी घनसाली में, ये आ रही है, ठीक है। मैंने जो डॉट डॉट दर्शा रखी है वो नदियाँ हैं, ये आ रही है घनसाली में। फिर क्या होता है, यहाँ पे बुढ़ा केदार मंदिर है एक। कौन सा मंदिर है, बुढ़ा केदार मंदिर। तो जो बुढ़ा केदार मंदिर है तो ये है भगवान शिव को समर्पित। अब देखो केदारनाथ मंदिर आपने देखा होगा, वो भगवान शिव का मंदिर है, तो ये भी केदार मंदिर है, लेकिन ये बुढ़ा केदार मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है और ये भगवान शिव को ही समर्पित है। और इस मंदिर में एक मेला भी लगता है मंगसीर के महीने, बलिराज का मेला। तो अभी मैं अगर मेले ले आऊँगा ना मैं जिस वीडियो में टिहरी जनपद के, उस पर अभी स्पेशल वीडियो आएगी, तो उसमें मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा इस मेले के बारे में। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि बुढ़ा केदार में लगता है बलिराज मेला। कौन सा मेला, बलिराज मेला। तो देखो बुढ़ा केदार में संगम होता है दो नदियों का इसी के निकट, ठीक है। एक धर्मगंगा आती है ऊपर से, एक आती है बालगंगा। तो धर्मगंगा आ रही है यहाँ से, बालगंगा आ रही है यहाँ से, और यहाँ पे बुढ़ा केदार में इनका संगम हो रहा है। फिर ये आगे बढ़ती है और घनसाली में, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना आ रही थी, उसमें उसके साथ संगम कर लेती है। और फिर ये आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचती है, गणेश प्रयाग में। और गणेश प्रयाग में क्या है, यहाँ पर टिहरी डैम बना हुआ है, इधर से भागीरथी आ रही है, और फिर गणेश प्रयाग में आगे बढ़ते हुए फिर ये भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है आपकी देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है और फिर ये गंगा के रूप में आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है इधर से ऋषिकेश में। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो गया आपका बुढ़ा केदार मंदिर कहाँ स्थित है, टिहरी जनपद में स्थित है। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को ये समर्पित है। कुछ अन्य मंदिरों की भी बात कर लेते हैं। एक है यहाँ पे चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर ये भी आपका टिहरी जनपद में है और ये आपका चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। कुछ अन्य मंदिर हैं, कुंजापुरी मंदिर हो गया, ज्वालामुखी मंदिर हो गया, बलखिलेश्वर मंदिर हो गया, मणिकनाथ मंदिर हो गया, ढूंढेश्वर महादेव मंदिर हो गया। ये सारे मंदिर का है आपके टिहरी जनपद में है। अब देखो ये कुंजापुरी मंदिर है, ये मंदिर माता सती के सिद्ध पीठों में से एक है। और ये आपका जो नरेंद्र नगर है, यहाँ पे नरेंद्र नगर के आगे हिंडोला खाल, उसी के निकट है यहाँ पे कुंजापुरी मंदिर। तो ये आपको नोट करना है, ये कहाँ इससे लगभग नरेंद्र नगर के ही निकट है, हिंडोला खाल नामक स्थान पर स्थित है आपका कुंजापुरी देवी मंदिर। दूसरा जो मंदिर है वो है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, यह मंदिर टिहरी जनपद के घनसाली क्षेत्र में इधर आता है, ठीक है। टिहरी जनपद के घनसाली क्षेत्र में आता है आपका ज्वालामुखी मंदिर। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो हिमाचल प्रदेश का देगा, क्योंकि अगर ज्वालामुखी मंदिर प्रमुख मंदिर है तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। वैसे उत्तराखंड के जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो जो प्रमुख ज्वालामुखी मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे घनसाली क्षेत्र में जो ज्वालामुखी मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, उसी का ही एक स्वरूप है यहाँ पे घनसाली क्षेत्र में। उसके बाद जो बालखिलेश्वर मंदिर है वो बालगंगा के तट पर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बालगंगा है, ठीक है। तो इसी के तट पर है कहीं पे बालखिलेश्वर मंदिर। एक और मंदिर है जो मणिकनाथ मंदिर, ये भिलंगना घाटी में है, ये आप देख सकते हो ये भिलंगना घाटी है। तो यहीं पे इधर आसपास कहीं मणिकनाथ मंदिर होगा, क्योंकि मैप में हर चीज़ यहाँ पे पता नहीं चलता मैप में, और हर चीज़ यहाँ पे दर्शाई नहीं जा सकती। तो जो इम्पोर्टेंट
पर्यटक स्थल थे वो तो मैंने सारे इस मैप में दर्शा रखे हैं, ठीक है। तो इस मैप का मैं आपको वैसे टेलीग्राम में भी दे दूंगा, या आप हमारे इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। जरदारी क्लासेस के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आपको ये ऐप मिल जाएगा, सॉरी मतलब मैप मिल जाएगा। या आपको हमारे ऐप में भी नोट्स तो आपको मिलेंगे इसके, लेकिन मैप भी हम वहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी मंदिरों के बारे में मैंने आपको लगभग बता दिया है, और लगभग सभी पर्यटक स्थलों के बारे में बता दिया। एक छूट गया, यहाँ पे एक खैंट पर्वत है टिहरी के सामने, लगभग जो टिहरी जनपद है, नई टिहरी है, उसी के सामने है खैंट पर्वत, जिसको आछरियों का देश भी कहा जाता है या परियों का देश भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खैंट पर्वत कौन से जनपद में है, तो वो है आपका टिहरी जनपद में। और खैंट पर्वत को क्या कहा जाता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अभी, आछरी परियों या अप्सराओं का निवास स्थल या देश कहा जाता है खैंट पर्वत को। तो ये आपको नोट करना है। तो सारे पर्यटक स्थल अब देखो मैप में एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। ये है आपका मुखेम, यहाँ पे क्या है, सेम मुखेम मंदिर है। यहाँ पे लमगांव है मुख्य मार्केट प्रतापनगर का। और जब आप यहाँ से आते हो, वैसे मैं अभी आपको जो नदियाँ हैं, नदियों के बारे में, टिहरी में कौन कौन सी नदियाँ हैं, वैसे मैं नदी सिस्टम में तो बता चुका हूँ आपको, लेकिन नदी सिस्टम में मैंने आपको प्रमुख नदियों के बारे में बताया था। कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो आपको कल देखने को मिलेंगी। और साथ ही यहाँ पे टिहरी के ग्लेशियर, जलप्रपात, कुंड, उनको भी मैं यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये आ गया, आप टिहरी आ गए। यहाँ पे चंबा है, चंबा के निकट है सुरकंडा देवी हो गया। चंद्रबंदी मंदिर भी आपका टिहरी जनपद में है, वो श्रीनगर मार्ग पर है, ठीक है, इधर कहीं। और यहाँ पे टिहरी डैम है, टिहरी डैम के ऊपर से ही ये रोड जाती है। देखो ये मैंने रोड समझा रखी है, मतलब ये जो सड़कें हैं, ठीक है। तो सड़कें मैंने ऐसे में जो दर्शा रखी है, यानी डबल में, वो यहाँ पे सड़कें, जैसे ये भी सड़क है, ये चंबा और मसूरी मार्ग है, ये चंबा और ऋषिकेश मार्ग है, ये चंबा और कीर्तनगर से होते हुए श्रीनगर मार्ग है, और ये है आपका चंबा, प्रतापनगर, लमगांव और सेमुखेम। तो ये सारे मार्ग मैंने आपको यहाँ पे समझा रखे हैं। तो काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, जो हमारी जनपद दर्शन वाली ये सीरीज चल रही है। तो इसमें मैं आपको प्रत्येक जनपद के बारे में ऐसे ही मैप के माध्यम से काफ़ी डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।